नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं वेब वार्ता न्यूज सर्विस। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से खबरें आ रही हैं कि यूजीसी का पेपर लीक हो गया। आपने देखा कि 20 जुलाई को जबरदस्त हंगामा हुआ, उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जिसकी वजह से होम मिनिस्टर साहब का रिजिग्नेशन मांगा गया संसद के अंदर। और एक एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब ने रेजिग्नेशन दिया। तो ये लंबा सिलसिला चल रहा। उसके बाद 15 अगस्त में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जुमला कहा कि जो दिमागी नक्सल हैं, इससे क्या है कि एक जो फीडबैक गया, जो इंटेलिजेंसिया है, जो जो सोचते समझते हैं हिंदुस्तान में, उनमें एक बड़ी बेचैनी है। उस सिलसिले में हम बात करना चाहेंगे कपिल जी से। ये एक सोशल एक्टिविस्ट है। कपिल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस प्रोग्राम। आपको क्या लगता है? दो चीज को मैं कनेक्ट करना चाहूंगा। एक तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उनका कहने का मतलब क्या था? क्या लोगों ने उनकी बातों को गलत रीड तो नहीं किया? आप क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो उनका संदर्भ उन्हें मालूम होगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षित वर्ग है, जो बौद्धिक वर्ग है, उसको अनदेखा करने का प्रयास किया है और इस शिक्षित वर्ग को दो टुकड़ों में बांटने का प्रयास भी किया है। एक हथियार से लैस नक्सल है, एक बुद्धि से लैस नक्सल है। ये कह के इस देश के जो बौद्धिक संसाधन है, जो बौद्धिक संपदा है हमारे देश की, उसको अनदेखा करने का प्रयास किया है। आपको जी। क्या लग ये जो बातें कही गई है, उसको बेसिक जो अनरेस्ट है लोगों में, खास तौर पे जेनजी में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जैन जी, आज इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। एक सवाल पूछने का सिलसिला जो आज शुरू हुआ है और जिससे सत्ता ही नहीं, सत्ता का विपक्ष भी घबराया हुआ है। और लोकतंत्र में सवाल ही मूल मंत्र होता है। जब सवाल खो जाते हैं तो वो लोकतंत्र अपने पहचान खो देता है। आज इस देश के युवा, युवा ही नहीं, बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, जो अपने मौलिक जो अधिकार हैं, मौलिक सुविधाएं हैं, उनके लिए सरकार, शासन और प्रशासन को जो कंप्लेंट्स कर रहे हैं, जो सड़क पे उतर रहे हैं, ये एक शुभ संकेत है। युवा हमें इस देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं, शिक्षण संस्थान के जो पदाधिकारी हैं, उनको एक चेतावनी दे रहा है, एक चैलेंज दे रहा है, एक चुनौती दे रहा है कि आपके बस में लोकतंत्र को संचालित करना ठीक बस में नहीं है और इसे हम चलाएंगे। क्योंकि सवाल आप करते नहीं हो, आप हर समस्या को भाग्य के भरोसे, भगवान के भरोसे छोड़ के अपना सहन करते रहते हैं। लेकिन आज का युवा, चाहे वो जेन जी हो, चाहे वो अल्फा जनरेशन हो, वो समस्याओं के आमने सामने आंखों में आंखें डाल के बात करने का प्रयास कर रहा है। ये बहुत शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए। नहीं तो आपको क्या लगता है कि आज जो ऐसे खबरें आई है कि यूजीसी के सोशियोलॉजी के पेपर लीक हो गए हैं, अब वो एग्जाम हम्म। दोबारा होगा, तो हम्म। आपको क्या लगता है कि इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा सरकार के खिलाफ? फिर सरकार के खिलाफ निरंतर निरंतर इस पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और इनकी जो 12 साल की जो गफलतबाजी थी, जो भय था, उसकी पोल खुल रही है। और मैं तो समझता हूं कि जो मंत्री होता है कंसल्टिंग डिपार्टमेंट का, अगर उसके डिपार्टमेंट में कोई भी दिक्कत होती है तो उसका नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और ये 12 साल में जो नैतिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की अपरंपरा बनी, इससे इस गुड गवर्नेंस की सारी अवधारणाएं खोखली साबित हुई।
और आज मजबूरन सभी पार्टियों को इन जैन जी के बताए हुए रास्ते पे चलना होगा, नहीं तो इन्हें सत्ता का कोई अधिकार नहीं है और इन्हें खारिज कर देगी सत्ता। इन्हें नैतिक रूप से खारिज करेगी, इन्हें राजनीतिक रूप से खारिज करेगी, और सवाल निरंतर जारी रहेंगे ये। जी कपिल जी, इस पूरे प्रोसेस में एक चीज देखा गया कि पिछले ऑलमोस्ट 6 7 8 10 महीने से ये देखा जा रहा था कि ओपोजिशन पार्लियामेंट में जब खड़े होते थे कुछ भी बोलने के लिए, चाहे वो टीएमसी के डेरिक ओब्रायन हो, चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हो, उनको चुप करा दिया जाता था। और कई बार तो देखा गया है कि एक बड़े संख्या में लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया। और एक वक्त में ऐसा लग रहा था, आप कवर पेज फ्रंट पेज किसी के भी ले लें, दैनिक जागरण के ले लें, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स के ले लें, तो खबरें गायब, ऑपोजिशन की कोई बात होती नहीं थी। और आज के तारीख में जेन जी ने एक कैटलिस्ट का काम किया है। और उसके बाद आप देखिए तो आपने नोट किया होगा कि जो अखबारों में तस्वीर छप रही है राहुल गांधी की, पहले अखबारों में थर्ड पेज पे तस्वीर छपती थी, वो भी छोटी सी। अब उनकी जो फोटोग्राफ है वो फ्रंट पेज पे आने लगे। तो ये कैसा जी, चेंज है? मैं आपकी बात से सहमत हूं। जी। ये जैन जी कैटलिस्ट बना है, जी। ये जैन जी एक स्थायी विपक्ष भी बना है, जी। जो ये कह रहा है कि मैं सत्ता पार्टी नहीं चलाऊंगा। कॉकरोच पार्टी ये कह रही है जी। कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे इस सत्ता को नियंत्रण करना है। इसकी जो वेलफेयर स्टेट है, जी। वेलफेयर स्टेट सिद्ध होना चाहिए जमीनी स्तर पर। हम्म। शिक्षा और स्वास्थ्य जो स्टेट का काम है वो करना चाहिए उसको, जो आज तक कोई भी पार्टी इसमें सीरियस संस्थाएं बनाई इन्होंने। हो सकता है कांग्रेस ने बहुत कॉलेज बनाए, स्कूल बनाई, लेकिन उसका संचालन तो नहीं किया उन्होंने। इसी तरह सारी पार्टियों को अब जो बच्चों अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज के मुंह मोड़ लेते थे इस सरकारी स्कूलों से, अपने अपने बच्चों का इलाज करने के लिए विदेश चले जाते थे सरकारी खर्चे पे, आज उनको एक चुनौती दी है इस जैन जी ने कि नहीं, आपको पहले ये ठीक करना पड़ेगा, ये ठीक करना पड़ेगा, और नहीं ठीक करेंगे तो हम तुम्हें ठीक कर देंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो 12 साल में कांग्रेस को जो ताकत दी है इन बच्चों ने दी है, इतनी पुरानी पार्टी भी खामोश हो गई थी इस तानाशाही से, इस डिक्टेटरशिप से, इस हिटलर शाही से। लेकिन आज जो इन युवाओं ने बेबाकी से आंखों में आंखें डालकर सत्ता को चुनौती दी और उसका परिणाम भी देखने को मिला। देश का सबसे बड़ा मोदी जी का चहेता शिक्षा मंत्री हटना पड़ा, और इस सत्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नदारत रहे सदन से। ये युवाओं की ताकत है, और मोदी जी और योगी जी को समझना होगा, शाह जी को समझना होगा, ये देश लोकतांत्रिक है। आप समझे, देश चलाएं, तरीके से चलाएं, न्याय, समानता, स्वतंत्रता हमारा मौलिक नेतृत्व हो, नैतिकता हो हमारी। और वरना वरना आपको पता है कि जैन जी क्या कर सकते हैं। जैन जी ताकत भी है, जैन जी के अंदर बुद्धि भी है, जैन जी के अंदर सहनशीलता भी है, उसके अंदर मार खाने की क्षमता भी है, उसके अंदर गांधी और अम्बेडकर का एक सम्मिश्रित विचारधारा भी है। वो अहिंसा भी पालता है और वो कानून के साथ भी चलने की बात करता है। इसलिए सभी जितनी भी पार्टियां हैं उनको वेलफेयर स्टेट को मजबूत करने के लिए संवैधानिक रास्ते अख्तियार करने होंगे, और संविधान में पूर्ण निष्ठा के साथ इस देश के एक एक पैसे को लगाना होगा तरीके से। ये नहीं कि कपिल जी, क्या आपने धंधा क्या बना लिया। ये कपिल जी, क्या बच्चों ने ऐसा भी मैसेज दिया है अपने पेरेंट्स को कि आप लोगों ने वोट दिया और वोट देने के बाद आप सो जाते हैं? आप लोगों का काम सिर्फ वोट देने का नहीं है, वोट देने के बाद सरकार को मॉनिटर करने का भी है। शायद ये बड़ा एक स्ट्रांग मैसेज दिया इन लोगों ने। जी, ये
बच्चों ने कहा कि लोकतंत्र केवल वोट देने तक सीमित नहीं है। आपका अधिकार लोकतंत्र में केवल वोट देना ही नहीं है, 5 साल तक निरंतर उस सरकार की मॉनिटरिंग करना, उस सरकार के सवाल करना, उस सरकार पे लगाम लगाना, ताकि वो तानाशाना बन जाए, बेलगाम ना हो जाए। ये भी एक नागरिक का अधिकार है। ये हमारे बच्चों ने हमें सिखाया। जो आज हम खामोश हो गए थे और सरकार कभी ए को चुना, कभी बी को चुना, बी बुरा लगा तो ए को चुना, लेकिन आज हमारा बच्चा ये कह रहा है सरकार चाहे ए की हो या बी की हो, वो लोकतांत्रिक दायरे में रहेगी, वो वेलफेयर स्टेट बनेगी, जहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य की प्राथमिकता होगी, जहां पर करप्शन और तानाशाही का कोई स्थान नहीं होगा। ये कपिल हमारे जी बच्चों ने हमें सिखाया है। कपिल जी, आज एक चीज देखा जी गया है कि पिछले लगभग 2 3 4 साल से, मतलब जब से ये कोरोना पेंडेमिक आया था, तो हमारे मीडिया के बहुत सारे साथी हैं जो चैनल को हेड कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, हम लोग साथ में रिपोर्टिंग किए हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन लोगों ने बड़ा नफरत फैलाया था कि ये जो तबलीग जमात वाले हैं, ये दाढ़ी टोपी वाले हैं, इन्होंने कोरोना फैलाया। बाद में देखने को मिला कि उन्हीं लोगों ने प्लाज्मा दिया लोगों को, विक्टिम्स को सही करने के लिए। तो एक जो ये हिंदू मुसलमान का जो जहर फैलाया गया था मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, क्या जैन जी इसको पसंद कर रहे थे? नहीं, जैन जी को तो अगर आप देखो इस 30-35 दिन के आंदोलन के अंदर, यहां पर जय फातिमा जय भीम के नारे लग रहे थे। फातिमा जो पहली शिक्षिका मुस्लिम थी, जो सावित्रीबाई फुले की सहयोगी थी, साथी थी, जब एक सभी जाति सभी धर्म के लोग धर्म और जाति के बंधन से ऊपर उठ के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने के लिए कर रहे थे, तो उस समय इस तथाकथित गोदी मीडिया को भी एक चुनौती दी थी उन्होंने। उन्होंने कहा था कि नहीं, अब सुधर जाओ, कब तक गुलाम रहोगे आप, कब तक इसके भोंपू बनेंगे सत्ता के। आपको तो स्थायी रूप से सत्ता का विपक्ष बनना चाहिए। कायदे से पत्रकारिता का मतलब यही होता है, जनता की आवाज और सत्ता से सवाल। लेकिन जो सत्ता से सवाल ना करके विपक्ष से सवाल करने की जो अवधारणा इस गोदी मीडिया ने अपनाई थी, उसे आज पूर्णतः जनता ने नकार दिया है। स्पेशली जैन जी, जो अल्फा जैन है, वो तो बिल्कुल देखते ही नहीं है। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि जो तबलीगी जमात या अन्य जो भी हिंदू मुस्लिम के राइट्स या हिंदू मुस्लिम की घृणा, हिंदू मुस्लिम ही नहीं, ये हिंदुओं में भी चमारों को अलग हिंदू बनाया, पिछड़ों को अलग हिंदू बनाया, स्वर्णों को अलग हिंदू बनाया, ये जो धारणा है इन्होंने खारिज कर दी जैन जी ने, अल्फा जी ने। उसने कहा ना, हम भारत के सभी नागरिक हैं और हमारी पहचान सबसे पहले भारत का नागरिक है, उसके बाद मैं धार्मिक हो सकता हूं, उसके बाद मैं जातिगत हो सकता हूं, वो मेरे व्यक्तिगत मामले हैं। धर्म मेरा दहलीज के, घर की दहलीज के अंदर है और संविधान दहलीज के चलता हूं, संविधान मेरी सुरक्षा करता है। अगर मेरे नैतिक मूल्य और मेरे आध्यात्मिक मूल्यों की बात करता हूं तो मेरे लिए धर्म की आवश्यकता होती है, और तो धर्म में आपको किसी भी धर्म को आपको मानूं। आपको क्या लगता है कपिल जी, कि ये जो जहर फैलाने का, नफरत फैलाने का काम मीडिया वाले कर रहे थे, मेन स्ट्रीम मीडिया, क्या आपको ये लगता है कि ये सिर्फ टीआरपी पाने के लिए, क्योंकि जो भड़काऊ चीजें होती हैं उसमें टीआरपी ज्यादा होता है, उसके वजह से वो लोग कर रहे थे, या किसी तरीके का कोई प्रेशर था ऊपर से इनके ऊपर जिसकी वजह से वो लोग करते थे? सर, ये जितने भी भारत के टॉप मोस्ट बड़े चैनल हैं, ये भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों के चैनल हैं। टीआरपी तो उनको मिलेगी, ये तो गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ये तो नौकरी के लिए, जो भी 2-4 लाख रुपए की नौकरी इनको मिलती है, उस नौकरी के लिए भ्रमित हो गए। मैं इनको आग्रह करता हूं कि भाई, पैसे के अलावा देश प्राथमिकता को लो, पहले देश को देखो कि देश कहां जा रहा है। तुम्हारे एक बयान से देश में क्या संदेश जाता है, तुम्हारी पत्रकारिता की छवि कैसी जा रही है। तो क्यों ना आप इस व्यवस्था को बदल कर, मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी थोड़ी है 4 लाख रुपए की नौकरी करना, 2 लाख की करो, 1 लाख की करो। और ऐसे कुछ लोग हैं पत्रकारिता में जो जिन्होंने छोड़ के अपने यूट्यूब चैनल चलाए,
वो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं और वो सफल भी हो और उनको लोगों ने स्वीकार भी किया। कपिल जी, आ, एक जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे बड़े लीडर्स के साथ आप काम किए हैं। मजेदार बात यह है कि आपकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो बीजेपी से भी उतना ही है, बीएसपी से भी उतना ही है, कांग्रेस से भी उतना ही है। आप हर जगह जाते हैं और आप उसको ऑफिशियल नहीं करते, आप लोगों को नहीं बताते हैं, बट यू आर क्लोज टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टी। मेरा सिर्फ एक बहुत ही प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब लोगों को ये पता चले कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो इन्वेस्टर हैं वो बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये कॉरपोरेट हाउसेज सिर्फ टीवी चैनल चलाते हैं या तेल बेचते हैं। ये तो बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे कॉलगेट बेचते हैं, आपका तेल बेचते हैं, खाने पीने का सामान बेचते हैं। अगर आम लोगों को ये पता चलेगा कि इनके टीवी की वजह से देश में आग लग रहा है और देश बढ़ रहा है, तो क्या ये इनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट नहीं करेंगे? ये पहले हुआ था सर, ये पहले हुआ था। पहले अच्छा। कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिए थे जनता ने। और अमीरी और गरीबी का अंतर इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि वो आंदोलन करने लायक बचे ही ना गरीब आदमी। आज आप ये देख लीजिए, क्लास 3 और क्लास 4 की लगभग सभी वैकेंसियां खत्म कर दी है, आउटसोर्स पे कर दी है। और उस आउटसोर्स में उसको कितना पैसा मिलता है, 15,000 रुपए या 20,000 रुपए। तो आप उस गरीब को और गरीब बनाना चाह रहे हो और उस अमीर को और अमीर बनाना चाह रहे हो, ताकि पूंजीवाद पहुंच जाए शिखर पे और फिर हम राजतंत्र को स्थापित कर दें। जब पेट में रोटी नहीं होगी तो आंदोलन क्या करेंगे? ये हमें भारत के लोगों को समझना होगा कि ये देश में अराजकता करके इस देश को राजतांत्रिक व्यवस्था में बदलना चाहते हैं। एक और